अब तमाम के तमाम मुस्लिम देश जिनके पास थोड़ी बहुत भी ताकत मौजूद है, जिनके पास थोड़ा बहुत भी खुद का बनाया हुआ गोला बारूद मौजूद है, या अमेरिका या किसी तीसरे देश से लिया हुआ थोड़ी बहुत साजो सामान है, हथियार है, तो अब उनके बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अब उनको चुन चुनकर अमेरिका और इजराइल की निशाने का सामना करना पड़ेगा। अब उनको बर्बादी की खाई खुद ही खोदनी पड़ेगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस डील है, और डिफेंस पैक्ट के तहत अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान दुश्मन देश से, हमलावर देश से निपटने के लिए जाएगा। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिमायत में ईरान को संदेशा भेज दिया है कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होगा, जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, सऊदी अरब की हिमायत में खड़ा हो जाएगा। तो आप सोचकर बताइए कि तमाम के तमाम जो मुस्लिम देश हैं, इन्होंने अपने अक्ल को कहां पर रख दिया है। इस हरकत के लिए आखिर किसको जिम्मेदार माना जाएगा? एक तरह समझा जाए तो अमेरिका और इजराइल के जाल में ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब देखिए, मामला इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि ये कुवैत तक पहुंच गया है। कुवैत अब पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तरह ही एक डिफेंस डील करने पर आमादा हो चुका है, और वो डिफेंस डील अगर वो कर लेगा तो ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका के किसी भी मिलिट्री बेस पर अपनी जवाबी कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि जब ये तमाम के तमाम गल्फ रीजन में जहां जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है, वहां वहां अगर ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो ये अरब के जुब्बे वाले चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि ईरान हमारे मुल्क पर हमला कर रहा है। और जब सऊदी अरब के बाद कुवैत डिफेंस डील में जुड़ने के लिए तैयार है, तो क्या सिर्फ ये यहीं तक महदूद रहेगा? नहीं, गल्फ रीजन क्या, जितने भी मुस्लिम देश हैं, खासकर अरब के जुब्बे वाले जो देश हैं, वो लोग भी अब पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करना चाहेंगे। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और न्यूक्लियर हथियार होने की वजह से, परमाणु हथियार होने की वजह से ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डील किया। ये सोचते समझते कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है, इसलिए उसका फायदा उठाना सऊदी अरब की जिम्मेदारी बनती है, और सऊदी अरब ने इसका बखूबी फायदा उठा लिया है। और यही नतीजा है कि पाकिस्तान ने ईरान को भी समझा दिया है कि अगर यमन के हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों का एक प्रॉक्सी बन गया है, जिसके इशारे पर वो अरब के देशों को अपने डिफेंस डील में शामिल कर रहा है, ताकि मुस्लिम ममालिक आपस में ही लड़ मर कर खत्म हो जाएं। क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी देखिए, ग्रेटर इजराइल बनाना इजराइल का मकसद है, और ग्रेटर इजराइल बनाने से रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उसका नाम है ईरान। ईरान के पास अपने हथियार हैं, अपने मिसाइल हैं, अपने गोला बारूद है, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल है, अपने बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इन तमाम हथियारों से लैस अगर कोई मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर मुल्क है तो उसी का नाम है ईरान। बाकी जो देश हैं वो कोई चाइना के कदम बोशी कर रहा है, कोई रूस के आगे झुका हुआ है, और अमेरिका तो उनके साथ पहले से ही शामिल है, जो ये जिम्मेदारी लेता है कि अरब के देशों पर हम हमला नहीं होने देंगे। लेकिन जब गल्फ देशों में मौजूद, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस अरब देशों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिफा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में यही सवाल उठता है कि जो मिलिट्री बेसेस बने हुए हैं अरब देशों में अमेरिका के, वो आखिर किसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं? वो कहीं ना कहीं वो इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, इजराइल की सालमियत के लिए वो जी जान से कोशिश कर रहा है। वरना कतर के ऊपर जब बीते साल हमला हुआ था तो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हमले को नहीं रोका। कतर में तैनात अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो कतर के कंट्रोल में, उसने भी इजराइल के हमले को नहीं रोका। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अरब देशों में मौजूद जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं वो अरब के झुब्बे वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि वो तो इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन जो खबर आ रही है उससे तो ये वाज़ेह हो रहा है कि अमेरिका इन तमाम मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाकर ही खत्म कर देना चाहता है, और ये मुस्लिम देश आपस में लड़ने के लिए बेताब हैं। हम ये नहीं कहेंगे
कि ईरान इन देशों पर हमले क्यों करने जाएगा, और अगर वो हमला करता है तो उसे गलत माना जाएगा कि नहीं। मेरा घर है, मेरे पड़ोस से अगर मेरे घर पर हमला होगा तो मैं क्या खामोश बैठूंगा? दूर बैठा है एक अमेरिका, मेरे पड़ोस वाले घर में आकर के उसके छत से मेरे घर पर अगर हमला करेगा तो क्या मैं अमेरिका जहां है उस जगह पर जाऊंगा? क्या मैं दुश्मन के घर पर जाकर हमला करूंगा? जब दुश्मन आपके पड़ोस में आ गया हो और आपके पड़ोस के घरों का इस्तेमाल करके आपके घर पर हमला कर रहा हो, तो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप उस घर को भी निशाना बनाएं, आप उस घर के जो मुखिया हैं उनको भी जवाबदेह बनाएं कि वो आपके मुल्क पर हमला ना होने दे, आपके घर पर हमला ना होने दे। लेकिन अरब देशों की हालत यह है कि ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका के साथ तो हमारा पैक्ट है, उसके साथ तो हमारी डील है, हम उसके बेसिस को नहीं हटा सकते, हम उनके बेसिस को कंट्रोल नहीं कर रहे। तो जब आप उनके बेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, जब आप उनके फौज को ऑपरेट नहीं कर रहे, तो फिर क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? अगर ईरान अगर मिसाइल से आपको पीट रहा है, ड्रोन से आपको ठोक रहा है, तो आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके देश पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिका पर हमला कर रहा है, अमेरिका के बेस पर, अमेरिका के फौजियों पर हमला कर रहा है। और ये शुरुआत दिखाई दे रही है कि ये लोग अमेरिका के चंगुल में फंस चुके हैं, इजराइल के चंगुल में फंस चुके हैं, और बुरी तरह से ये दुश्मनों के चंगुल में फंसने के बाद आपस में ही कट मरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साफ बात है, अरब के देश इस वक्त कठपुतली बन चुके हैं, और पाकिस्तान के साथ जो भी डिफेंस पैक्ट होने की तैयारी हो रही है, या पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील में जो भी अरब के देश शामिल होना चाह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं हो रहे। वो कहीं ना कहीं अमेरिका के तरफ से इशारा किया गया, तभी वो इस तरह से पाकिस्तान के साथ डील में शामिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान को भी अमेरिका ने अच्छे से समझाया है होगा, श्योर है कि उसने समझाया होगा कि सबको अपने डिफेंस डील में शामिल करो, इससे तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा जो है इससे तुम्हारी मुस्तकबिल जो है और सिक्योर होगी। पर सवाल यहाँ यही है कि मुस्लिम देश जब आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, तो फिर इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा होगा इसराइल को। देखिए, लेबनान पहले से ही मैनेज है, मिस्र, जॉर्डन, सीसी पहले से ही जो है मैनेज है। ये लोग इसराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते, जबकि देखा जाए तो सबसे ताकतवर फौज के तौर पर मिस्र में इजिप्शियन जो आर्मी है वही है, लेकिन आज के डेट में उसके कोई वजूद नहीं, क्योंकि वहां का जो फौजी जनरल था अब वो मिस्र का सदर बन चुका है, मिस्र का रहनुमा बन चुका है, और मिस्र पूरी तरह से मैनेज हो गया है। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला सेकंड ये पहले से ही इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत ही नरम कोशा रखते हैं और उसके आगे बिल्कुल झुके हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें सीरिया में, तो शाम का पूरा इलाका इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में है, और अमेरिका ने सीरिया को मैनेज कर रखा। मैनेज करने का तरीका सबसे आसान था, जिस आतंकवादी को इन लोगों ने इतने दिनों तक तलाश किया, जिसके सर पर बिलियंस टू बिलियंस डॉलर इनाम रखे गए, अहमद अल शरा जोलानी, जो जिसको कहा जाता है कि अहमद अल शरा अबू मोहम्मद अल जोलानी, उसको अमेरिका ने सदर तस्लीम कर लिया, व्हाइट हाउस में बुलाकर उससे मुलाकात की, गलबहियां की, और इसमें सबसे बड़ा रोल अंजाम दिया सऊदी अरब ने। यानी कि सऊदी अरब अमेरिका के लिए काम तो कर ही रहा है, उसकी मुश्किलों को भी आसान बना रहा है, और बाकायदा अरब के देशों पर कब्जा करने में भी मदद दे रहा है। तो सीरिया बशारुल असद के हटने के बाद पूरी तरह से अमेरिका के चंगुल में आ गया है, अमेरिका के कब्जे में आ चुका है। सीरिया में अमेरिका और इजराइल ने अपने बंदे को बैठा दिया है, तो सीरिया भी मैनेज हो गया। तुर्की पहले से ही मैनेज है, वो बातें भूल जाइए जो खिलाफत उस्मानिया और वो अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और सुलेमान शाह के बेटे की जो कहानी सुनाई जाती है। इस तरह की कहानियां अपने लिए दुनिया भर में एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, उसके लिए तुर्की ने बहुत अच्छे से पीआर किया, और जब पीआर उसने कर ही दिया है तो आखिर वो नजर क्यों नहीं आ रहा? गजा बर्बाद हो गया, लेबनान तबाह हो रहा है, सिर्फ डायलॉग बाजी हो रही है। ईरान के बीच में मैं खामी बताऊंगा, और वो सबसे बड़ी खामी ये है कि गजा के मामले में वो बिल्कुल भी खामोश है। जबान वाली मैं खामोशी की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं हथियारों के खामोशी की बात कर रहा हूं। गजा में अभी भी बच्चे मर रहे हैं। ईरान ये बता रहा है कि भाई साहब हम तो फलस्तीन की जंग लड़ रहे हैं। अगर आप फलस्तीन की जंग लड़ रहे हैं तो आप खामोश क्यों हैं? तुर्की कह रहा है कि हम फलस्तीन की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी सिक्योरिटी करेंगे, फलस्तीनियों को कुछ नहीं होने देंगे। तो फिर ये ज़बानी हमले क्यों हो रहे हैं? ज़बानी हमलों वाला डायलॉग बहुत पहले से होता आ रहा है, पूरी दुनिया देखती रही है, और फलस्तीन तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उस पर इजराइल का कब्जा हो चुका है, और बाकायदा लीगली तौर पर उस पर कब्जे के लिए वहां बस्तियां बसाई जा रही हैं, उनको अपने में जो है वो जम करने की कोशिश हो रही है। पर सवाल यह है कि तुर्की कहां है? अभी जो ये बहुत बड़े मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ वाले ठेकेदार बने बैठे हैं पाकिस्तान, ये कहां है? सारा मसला तो फलस्तीन को लेकर ही शुरू हुआ ना। तो तुर्की कहां है? खामोश है। तुर्की नाटो का मेंबर है, अमेरिका के जरिए पहले से ही मैनेज किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो कुवैत मैनेज, कतर पहले से मैनेज, सऊदी अरब, बहरीन, ये सब अमेरिका की गुलामी में डूबे पड़े हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि मुस्लिम उम्मा है कहां? साहब मुस्लिम उम्मा कहीं नहीं है। मुस्लिम उम्मा अगर कहीं भी होती तो दुनिया में जहां भी मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है, जहां भी उनके खिलाफ जारियत हो रही है, वहां वो खामोश क्यों होती? सिर्फ 2 शब्दों से बयान दे देना, कड़ी निंदा कर देना और फिर खामोश हो जाना, ये मुस्लिम उम्मा की पहचान नहीं है। और अगर इन सबको मुस्लिम उम्मा का नाम दिया जा रहा है तो ये मुस्लिम उम्मा वाला ढकोसला बंद कर रहा होगा। ये वो मुस्लिम उम्मा नहीं है जो होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जहां भी नाइंसाफी हो वहां अदल कायम करने के लिए वहां हथियारों का इस्तेमाल होता, वहां ताकत का जोर इस्तेमाल होता। लेकिन आप देख लीजिए, जितने भी दर्शक हैं, बताइए आप अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं बहैसियत एक मुसलमान? नहीं, आप महफूज नहीं किए जा, नहीं है, कहीं भी सिक्योर नहीं है। तो कहां गया मुस्लिम उम्मा वाला डायलॉग? ऐसा कुछ नहीं है साहब। आंखें खोलकर देखिए, मुस्लिम देश आपस में कटमर जाएंगे, और जब ये तमाम देश कमजोर हो जाएंगे, अरब के देश जब बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, तब इजराइल अपना गेम प्लान करेगा, अपने आप को फैलाएगा, विस्तार देगा, और उन तमाम क्षेत्रों पर, तमाम इलाकों पर कब्जा करके ग्रेटर इजराइल की नींव रख देगा। इसकी शुरुआत में बता रहा हूं, इसकी शुरुआत में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन के जवाबी हमले से बचने के लिए इसराइल की मदद ली। इसराइल ने बाकायदा सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, यमन के तरफ से, हौसियों की तरफ से होने वाले हमलों से बचाने के लिए उसने सऊदी अरब की मदद की। अब बताइए, जो बातें कल तक अंदर खाने हो रही थी, अब तो मीडिया में सार्वजनिक हो चुकी हैं, पब्लिक में आ चुकी हैं। पब्लिक डोमेन में आ जाने के बाद अब आप कैसे इनकार करेंगे कि सऊदी अरब बहुत बड़ा मुस्लिम उम्मा का गढ़ है? ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे आप इतना जान लीजिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और वो किरदार अदा कर रहा है इसलिए नहीं कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, वो इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका का कठपुतली है, अमेरिका का प्रॉक्सी है। और अमेरिका का प्रॉक्सी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस वक्त तमाम के तमाम अरब के देश बनाए गए, अपने वजूद में आए, वो टाइम पीरियड आपको काउंट करना होगा। उसी टाइम पीरियड में ही इसराइल को तश्कील दी गई, इसराइल को बनाया गया। यानी इसराइल को बनाने वाले जो माई बाप हैं वही सऊदी अरब के भी माई बाप हैं, वही पाकिस्तान के भी माई बाप हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं है। अमेरिका यूं ही कागज पर बैठकर लकीरें खींचने वाला मुल्क नहीं है। वो 100 साल आगे की सोचता है, 10 साल 20 साल आगे की ओर नजर उठाकर देखता है। और यहां गोश्त की बोटियां नोचने वाले, हड्डियां चूसने वाले, पाए नल्ली ठोककर गूदा खाने वाले अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझ रहे हैं। औकात इतनी भी नहीं है कि अमेरिका और इसराइल की गुलामी से खुद को बचा सकें, खुद को छुड़ा सकें। शर्म आनी चाहिए इन सबों को। आपस में ही लड़ मिलकर ये खत्म हो जाएंगे और बाद में कहेंगे कि साहब हम तो दुश्मन के चाल को समझ नहीं पाए। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के मामले में, आप क्या सोचते हैं?
कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जरिए सब्सक्राइब किया जाएगा चैनल तो ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों को पहुंचेगा। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 2 मिलियन होने वाले हैं, लेकिन आपके थोड़े से सब्सक्रिप्शन के लिए ये मामला रुका हुआ है। कोशिश करें हमारे चैनल की वीडियोस को शेयर करें, यार दोस्तों तक पहुंचाएं। जिस भी माध्यम से आप शेयर करें, शेयर कर लें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।